मूवी की शुरुआत दक्षिण कोरिया की एक टीम को दिखाते हुए होती है। यहाँ हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो पिछले युद्ध में मारे गए कुछ सैनिकों के बारे में जांच कर रहे थे। जांच करते समय वे एक शहीद सैनिक के परिवार से संपर्क करते हैं जिसका नाम ली जिन सेओक है, जो उस युद्ध में मारा गया था। उसके डेटाबेस से पता चलता है कि यह सैनिक अभी भी जीवित है। इसी बीच हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो अपने बगीचे के पेड़ों की देखभाल कर रहा था। तभी उसकी बेटी उससे बताती है कि उसे मुख्यालय से कॉल आया है और वह बताता है कि आपने एक अवशेष फंड किया है जो इस समय हमें मिल गया है, और वे उस बूढ़े आदमी से उसका नाम बताते हैं, जिसे सुनकर बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है और वह उस खुदाई स्थल पर जाने के लिए फैसला करता है। वह अपने कमरे में अपने भाई और अपनी माँ की पुरानी तस्वीर को देखता है, जिसे देखकर वह सोचता है कि अब हमारा भाई हमें वापस मिल जाएगा। फिर वह एक बॉक्स से जूते को निकालता है और उसे ध्यान से देखता और अतीत को याद करता है। एक समय था जब एक आदमी उसे जूते पॉलिश का काम के लिए ऑफर किया था, जिसे सुनकर उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है, जिससे वह उसका पीछा करता है। उसके भाई का नाम ली जिनताए है, जो अभी एक स्टूडेंट है। अरे एक जूते की दुकान के सामने रुकते हैं और कांच में रखे जूते की प्रशंसा करते हैं। उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई को एक चांदी का पेन देता है, जिसे पाकर वह बहुत खुश होता है। तभी उन्हें एक आइसक्रीम विक्रेता की आवाज सुनाई देती है। जिनताए अपने छोटे भाई को एक आइसक्रीम दिलाता है और अब वे वहां से ट्रेन की ओर भागते हैं और वे एक योंग नाम के लड़के से टकराते हैं और पीछे देखते हैं तो वे जिनताए के मंगेतर यंग शिन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। वह अपने माँ के पास एक बोरी में कुछ अनाज देखता है। वह इसके बारे में अपनी माँ से पूछता है। उसी रात में अपने स्वर्गीय पिता से मिलने जाता है। यंग शिन जिनताए को अपनी स्कर्ट से बना एक हैंकरचिफ देती है और वह पानी के फुहारे से खूब आनंद लेते हैं। उधर यंग शिन और उसकी माँ आपस में बात कर रहे हैं। यंग शिन की इच्छा है कि वे दोनों हमेशा खुश रहे। वे अपनी माँ से बात करते करते खुशी से झूम उठते हैं और वे अपनी माँ को कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं। परिवार के साथ खुशी मनाते मनाते वो रात ऐसे बीत जाती है जैसे कि पता ही नहीं चलता। अगले दिन जिनताए सेओक के साथ आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक जिन सेओक स्कूल से भागता हुआ आता है और बताता है कि उत्तर कोरिया के सैनिक दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किए हैं। तभी वे अपने सामने कुछ सैनिकों के ट्रक को जाते हुए देखते हैं। यह बात पूरे गांव में फैल गई थी, जिससे हर कोई घबरा रहा था और पूरे गांव में अफरा तफरी मची थी। उसी रात जिनताए यंग शिन को देखता है, जो अपने सभी सामान को पैक कर रही थी, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। उसे डर है कि अब वह उन सबको खो देगा। तभी वहां से कुछ दूर एक बम विस्फोट होता है, जिसे देखकर वे डर जाते हैं और वे अपने परिवार के साथ वहां से निकल जाते हैं। सुबह हमें दिखाया जाता है पूरे स्टेशन पर हंगामा मचा हुआ है। सैनिक नागरिकों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि उन नागरिकों के लिए ट्रेन नहीं चल रही थी। जिन सेओक सैनिकों की बात सुनकर वह तुरंत वहां से अपने परिवार के पास वापस आता है और देखता है कि वहां के लोग उत्तर कोरिया कम्युनिकेशन को नष्ट करने के लिए एक रैली तैयार कर रहे हैं। जिन सेओक अपने परिवार की स्थिति के बारे में सोचता है। उधर सैनिक 18 से 30 के बीच के सभी नवयुवक को आगे बढ़ने का आदेश देते हैं। तभी एक सैनिक जिन सेओक को इस युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर करता है। उसके परिवार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक उसके परिवार को ऐसा करने से रोक लेते हैं। तभी जिनताए आता है और यंग शिन से पूछता है कि क्या हुआ। यंग शिन बताती है कि कुछ सैनिक उसके भाई को पकड़ कर ले गए, जिसे सुन वह अपने भाई को ढूंढने के लिए जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाता है। अंदर जाते समय उसे 2 सैनिक रोकते हैं, लेकिन वह उन्हें धक्का देता और अंदर घुस जाता है और जिन सेओक को देख लेता है और वह उसे लेकर यहाँ से जाने ही वाला था। तभी कुछ सैनिक उसे रोकते हैं और इनके बीच एक लंबी फाइट होती है, लेकिन कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी ट्रेन चल पड़ती है, लेकिन वे सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। जिनताए सैनिकों को बताता है कि उसका भाई हार्ट का पेशेंट है, लेकिन सैनिक उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। दोनों भाई अपनी माँ से कहते हैं कि वह अपना ख्याल रखे और वादा करते हैं कि हम वहां से जल्द ही वापस लौटेंगे। अब यहाँ वे युद्ध के मैदान में पहुंच चुके हैं और उन्हें यहाँ कुछ घायल और मृत्यु सैनिकों के बीच से गुजारा जाता है। कमांडिंग ऑफिसर एक एक करके उन सभी का नाम पुकारते हैं। जब केवल जिन सेओक का नाम पुकारा गया तो जिनताए ने अधिकारी से उन दोनों को एक साथ रहने के लिए विनती करता है और सैनिक भी उसके बात से सहमत हो जाता है। इसके बाद हमें उनके वरिष्ठ को उनके मिशन पर चर्चा करते हुए देखते हैं। वे उन्हें नाकडोंग नदी को देख रेख का आदेश देते हैं। वहां का एक वसूल है, या तो विजय प्राप्त करो या खुद को बलिदान करो। वहां से वापस लौटने का कोई विकल्प नहीं है। यदि मिशन के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें अपनी वसीयत लिखने के लिए कागजात भी दिए जाते हैं। जब वे बाहर खाना खा रहे थे तब एक सैनिक उनसे अपना परिचय योंगमैन के रूप में देता है। तभी अचानक उन पर हमला हुआ।
सभी लोग खाई में छिप जाते हैं, लेकिन जिनसोक घायल हो जाता है। जिनसोक अपने भाई का पीछा करने की कोशिश करता है। उसे गोली लगने ही वाली थी, लेकिन जिनताए उसे बचा लेता है, और जब वह देखता है कि उसके भाई को सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो वह घबरा जाता है। डर और तनाव से उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। जब उसकी सांसें वापस आती है तो वह अपने भाई को खोने के डर से रोने लगता है। उसी रात जिनताए अपने वरिष्ठों से अपने भाई की स्थिति के बारे में बात करता है और वह अधिकारी से कहता है कि वह अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मौका पाकर अधिकारी कहता है कि तुम्हें अगले दिन कुछ बारूद लगाने होंगे जिसमें तुम्हारे कई साथी मारे जा सकते हैं। वह अपने भाई की जान बचाने के लिए इस काम के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिनसेओक एक वसीयत लिख रहा है। जिनताए वहां आता है और वह उससे पेपर छीनकर फाड़ देता है और कहता है कि वसीयत मृत्यु लोगों के लिए लिखी जाती है। अगले दिन सैनिकों को पता चलता है कि दुश्मन पहले से ही आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिए हैं, यहाँ तक कि वे उनकी कम्युनिकेशन सप्लाई को भी काट दिए हैं। अगली सुबह जिनताए बारूद सुरंग लगाने के लिए अपने साथियों के साथ शामिल हो जाता है। वे बारूद सुरंग बिछा रहे थे। उनका एक साथी उन सभी की निगरानी में है, जिसका नाम सेउंगचूल है। अभी बारूद सुरंग के काम को पूरा करके हटने ही वाले थे, तभी अचानक सेउंगचूल को गोली लगती है। जैसे ही दुश्मन उन पर गोली बरसाते हैं, बाकी लोग छिपने की कोशिश करते हैं। सेउंगचूल छिपने की कोशिश करते समय गलती से बारूद सुरंग पर गिर जाता है, जिससे उसका एक पैर उड़ जाता है। उधर जिनताए उन लोगों पर फायरिंग करता है। उसकी कुछ साथी वहां से भागते हैं, लेकिन वह दुश्मनों का डटकर सामना करता है। इसके बाद वे सेउंगचूल को चिकित्सा तंबू में लेकर जाते हैं। जिनताए हताश के कारण तंबू से बाहर निकल जाता है। उधर जिनसेओक अन्य लोगों के साथ आता है और अपने भाई को जीवित देखकर उसे राहत मिलती है और वह भागता हुआ उसके पास आता है। वह अपने भाई से पूछता है कि तुमने ऐसे खतरनाक मिशन के लिए स्वेच्छा से काम क्यों लिया। वह अपने भाई से वादा करता है कि अब से हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों भाई अपने परिवार के बारे में याद कर रहे थे। जिनसेओक कहता है कि हमने अपने माँ से वादा किया है कि हम जल्द ही वापस लौटेंगे। जिनताए ने अपने हाथ में उस रुमाल को पकड़ रखा है जो यंगशिन ने उसे दिया था। उधर सेउंगचूल के घाव में कीड़े पड़ रहे हैं, क्योंकि उसके घाव को सही तरीके से इलाज नहीं किया जा रहा था। दुश्मन भी आए दिन इन पर हमला कर रहे थे। एक दिन सेउंगचूल को ब्रेन हाइब्रेज हो जाता है, जिससे वह अपने ही साथियों पर गोली चलाने लगता है। यह देख हर कोई खामोश हो जाता है। अब उनकी ऐसी हालत हो गई है कि उनके पास कई दिनों तक भोजन और पानी नहीं है। वे इसके लिए अपने लीडर से खाजिर करता है। इसी बात को लेकर इनके बीच बहस और लड़ाई होती है। अन्य सैनिक उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। तभी जिनताए कहता है कि हमें हमला करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे साथी को दिन प्रतिदिन मारते जा रहे हैं, और अगर हम उन पर हमला नहीं करेंगे तो एक दिन हम सभी भूख से मारे जाएंगे। उसके सभी साथी इसके बात से सहमत हो जाते हैं और रात में एक साथ हमला करने के लिए निकल जाते हैं। जिनसेओक अपने भाई से कहता है कि हमें इस मामले को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वह उसके साथ जाता है। वे दुश्मनों को एक एक करके मार देते हैं, लेकिन एक दुश्मन मशीन गन के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वे उन लोगों पर गोली चलाने लगता है। लेकिन जिनताए ने बिना समय बर्बाद किए वह उस दुश्मन को मार देता है और खाई की ओर आगे बढ़ता है और वहां गैसोलीन छिड़कता है और उस जगह को जला देता है, जिससे दुश्मनों का शिविर जल जाता है। सुबह सभी सैनिक अपनी जीत का जश्न मनाते हैं और दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। उधर कमांडर अपने साथियों के साथ आता है और वे जिनताए के इस काम पर गर्व महसूस करते हैं। वह उन्हें यह बताता है कि युद्ध का समर्थन करने के लिए अमेरिकी के नौसैनिक इनके साथ है। इसके बाद वे जिनताए के बंदूक पर दक्षिण कोरिया का झंडा बांधते हैं। जिनताए ऑफिसर को सैल्यूट करता है और वे उसे उस टीम का लीडर बना देते हैं। इसके बाद जिनसेओक कहता है कि हमें अपने परिवार के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, लेकिन वह उसके बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन उत्तर कोरिया के युद्ध में जिनताए अपने साथी के साथ आता है। वह दुश्मन के कैप्टन को पकड़ना चाहता था, लेकिन जिनसेओक उसे ऐसा करने से रोकता है। अंततः वह उनके कैप्टन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे वह अपने एक साथी को खो देता है। उधर सभी सैनिक जश्न मनाते हैं, लेकिन जिनसेओक जिनताए को अपने साथी को खोने का दोषी ठहराता है। अन्य मिशन पर उन्हें मरे हुए नागरिकों के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, जो कम्युनिस्टों के द्वारा मारे गए थे। तभी एक छोटी लड़की रोते हुए जिनसेओक के पास आती है और वह उससे अपनी माँ को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। सभी सैनिक डेड बॉडी को एकत्र कर रहे थे। तभी अचानक एक बम ब्लास्ट होता है और कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं, जिसे देख जिनताए बहुत गुस्सा होता है। अगली सुबह वे दुश्मन उन पर छापा मारते हैं। सभी सैनिक उनके डर से खुद को समर्पण कर देते हैं।
जिसे देख जिन सेओक आश्चर्यचकित हो जाता है। योंग सेओक बताता है कि उत्तर कोरिया के सैनिक हमें लड़ने के लिए मजबूर किया और उन्होंने कहा कि अगर हम उनके बात को नहीं मानेंगे तो वे जिन ताए को जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद हमें सैनिकों को दिखाया जाता है जो शिविर बना रहे थे, जिसमें योंग सेओक और अन्य सैनिक एक मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। जिन ताए उससे अपने काम करने के तरीके को बदलने के लिए कहता है, लेकिन वह कहता है हमारी माँ बीमार है, इसीलिए हम किसी भी काम को पूरे मन से करते हैं ताकि हम उसके इलाज के लिए यहाँ से कुछ पैसे भेज सके। अगली सुबह सभी सैनिक युद्ध की समाप्ति की खबर सुनकर झूम रहे थे, लेकिन जिन ताए को इस पर संदेह है क्योंकि चीन के सैनिक उत्तर कोरिया का समर्थन कर सकते हैं। उधर अन्य सभी सैनिक इस विजय के लिए ताली बजा रहे थे, लेकिन जिन सेओक को कोई परवाह नहीं है। जिन ताए उसके पास आता है और कहता है हमें यहाँ से घर जाना चाहिए, लेकिन जिन सेओक ऐसा करने से मना करता है। इसके लिए इन दोनों में बहस हो जाती है। दुर्भाग्य से चीन द्वारा उत्तर कोरिया लोगों का समर्थन करने के बारे में जिन ताए का विचार सही निकला और वह अपने साथियों से पीछे हटने का आदेश देता है, क्योंकि हजारों चीन का एक काफिला उनकी ओर आ रहे थे। वे एक एक सैनिक को बंधक बना लेते हैं। जिन ताए उन पर गोली चलाता है और वे वहां से भागते हैं और वह अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बम ब्लास्ट होता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। जिन सेओक आग में जलकर जहां राख हुआ था वहां उसे चांदी का पेन मिलता है, जिसे देखकर वह अपने पुराने दिनों को याद करता है और गुस्से में वह कमांडर ऑफिसर को जान से मार देता है। लेकिन सच तो यह है कि जिन सेओक अभी भी जीवित है। उसे अंकल यांग ने बम ब्लास्ट से बचा लिया था और वह एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वह उसे एक पता देता है। वह उस पते पर जाता है। यहाँ गोलियां चल रही थी, लेकिन वह अपने भाई को देख लेता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी एक दुश्मन उस पर चाकू से हमला करता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और वह अपने भाई को वह चांदी का पेन देता है और उससे वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन जिन सेओक उसे इस हाल में छोड़ना नहीं चाहता था, वह उससे कहता है हमें कुछ नहीं होगा। जैसे ही जिन सेओक वहां से लंगड़ाते हुए जाता है, जिन ताए मशीन गन से उन पर फायरिंग करता है, लेकिन सैनिक भी उस पर गन से शूट करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह बूढ़ा आदमी जिन ताए के अवशेषों को देखता है और वह रो पड़ता है और मूवी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है।